तो भाई आज हम करने वाला है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये जो हमारा चैप्टर है, अब ये चैप्टर के जो है चार टाइप होते हैं। मतलब इसमें टिश्यू के ऊपर जो है बताया गया कि टिश्यू के कितने टाइप है और ये टाइप क्या किस लोकेशन और किस टाइप से की जाती है। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझ लेते कि ये बने कैसे है, कि टिश्यू कैसे बना। मतलब आपको पता है कि सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से क्या बनता है वो कैसे, मतलब मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर दिखा होगा, यहाँ पर तो भाई यहाँ पे सेल, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये है सेल। ठीक है, ये क्या है, ये एक सेल है। और सेल से क्या बनता है, सेल से बनता हमारा टिश्यू। ठीक है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। और टिश्यू से क्या बनता है भाई, अब टिश्यू से बनता है भाई ऑर्गन किसको हम ये हार्ट को भी कह सकते हैं, किडनी को कह सकते हैं, लीवर, मतलब एक कुछ ऑर्गन बन जाता है, कुछ एक बड़ा चीज बन जाती है। ठीक है, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, ये किडनी है, ये किडनी। ठीक है, और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर। तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं हम, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से जो मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम से बना होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ऑर्गेनिज्म। उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बस यही थोड़ा मोटा मोटा पढ़ने का था कि सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। तो अब इनके अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जिससे शुरुआत हुई है। सेल के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सेल से आगे क्या है, टिश्यू। अब वो टिश्यू जिससे शुरुआत हुई है ऑर्गन की, कैसे हुई, कौन कौन से टिश्यू है जो एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, क्या उनकी लोकेशन, क्या फंक्शन, क्या कैरेक्टरिस्टिक, वो सब जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। आज फिलहाल एपिथेलियल टिश्यू जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू जितना हो पाएगा उतना करेंगे, लगभग जो है पहला पार्ट ही हो पाएगा। तो फटाफट बाई कर लेते हैं। देखो, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ने से पहले कुछ एनिमल टिश्यू के बारे में भी जान लेते हैं। एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर क्लास बेस्ड ऑन द फंक्शन परफॉर्म बाय द देयर सेल। एनिमल टिश्यू कुछ, मतलब एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है जो सेल के द्वारा जो है फंक्शन किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल की मदद से ही टिश्यू बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब ये टर्म, इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि टिश्यू की टर्म किसने दी थी, या टिश्यू को किसने दिया था। मतलब एक क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना। देखो, टिश्यू टर्म बाय, इसमें भी लिखा हो, देखो, बाय काट या बाय चार्ट कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब इसे बाय काट ही बोलो। ठीक है, बाय काट। ठीक है, टिश्यू की खोज किसने की थी ये भी कह सकते हो, या टिश्यू का नाम किसने दिया था, बाय काट ने दिया था। ठीक है, और एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, इसमें वो भी दिखाया गया कि एनिमल्स की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू की तरफ जो है ध्यान दे लेते हैं। ये बाकी इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू की टर्म किसने दी थी या किसने वो बताया था, तो आ जाएगा बाई कार्ट, ये जो रेड डॉट से लिखा हुआ मैंने। अच्छा, एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर, ये बता दिया कि 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दे आर एपिथेलियल टिश्यू, वो 4 पार्ट कौन से है सुन लीजिए। ठीक है, 4 पार्ट कौन से है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, ये 4 पार्ट है। आज हम जो है एपिथेलियल टिश्यू का करीब सिंपल तक पढ़ पाएंगे। ठीक है, और फिर कल जो है कंपाउंड को उठाएंगे। आज सिंपल एपिथेलियल कर लेते हैं और कल कंपाउंड। तो चलिए जी बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे भी कुछ थोड़ा वैसे दे रखा, मतलब एनिमेशन टाइप से। एपिथेलियल टिश्यू देखो, एनिमल टिश्यू कितने भाग है, एक हो गया अपना मस्कुलर, कनेक्टिव, एपिथेलियल एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, और इनके भी जो है कुछ खास वो है टाइप वगैरह। तो आज हम जो है एपिथेलियल टिश्यू कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू के जो है इसमें मीजोडर्म और एक्टोडर्म, एंडोडर्म ये बता रखे हैं, लेकिन यहाँ अभी आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आगे आगे बताएंगे मीजोडर्म एक्टोडर्म वगैरह। भी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लेते हैं, फिर मीजोडर्म एक्टोडर्म इनको बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे हम।
लेकिन अभी इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू का कॉमनली जो हम नेम, जो दूसरा नेम है उसको हम क्या कहते हैं, दूसरा नेम या फिर हम कॉमनली कहते हैं ना एपिथेलियम। भाई जैसे कि आपका कोई भी नाम होगा, जैसे कि मान लो मेरा नाम है सूर्या, तो फिर मुझको घर पर कहते हैं दीपू, मतलब कॉमन नाम यार, कुछ मतलब जो दूसरा नाम, मान लो दूसरा नाम, दूसरे नाम को क्या कहेंगे हम, दूसरे नाम को कहेंगे भाई एपिथेलियम। एपिथेलियल का दूसरा नाम क्या भाई, एपिथेलियम नाम है दूसरा नाम, एपिथेलियल का एपिथेलियम नाम है दूसरा, ठीक है जी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिन जिन पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ए टिश्यू डेट ग्रोज अपॉन अदर टिश्यू, ये टिश्यू ऐसा है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर, जो दूसरे टिश्यू के ऊपर पाया जाता है हमेशा। देखो इस लाइन का मतलब समझो यार, देखो विच मीन्स, इसका मतलब कि एक टिश्यू, ये एक टिश्यू है, डेट ग्रोज अपॉन अदर टिश्यू, ये एक ऐसा टिश्यू है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। जैसे कि मान लो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, मान लो ये टिश्यू है, ठीक है, मान लो कि ये टिश्यू है, ठीक है, ये एक टिश्यू है, कोई हमें नहीं पता कौन सा टिश्यू है, लेकिन है एक टिश्यू है, ठीक है। अब इस टिश्यू के ऊपर एक और टिश्यू बन गया, और वो टिश्यू कौन है, वो टिश्यू, ये टिश्यू है एपिथेलियल, और जो ये वाला टिश्यू है ये अनदर टिश्यू है, ये अनदर टिश्यू है, रेड वाला अनदर टिश्यू, और जो ब्लू वाला वो एपिथेलियल टिश्यू। इसका कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि ये टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो दूसरे टिश्यू के ऊपर पाया जाता है, ठीक है, मतलब अपने को ऊपर नहीं जाने, किसी को भी अपने से ऊपर नहीं जाने देगा, सबसे ऊपर है ये, ठीक है, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। और it consists of one or more layer of compactly arranged similar cell which provide a covering of or lining on the external and internal surface of many body parts। देखो ये क्या कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है मतलब क्या है, या जैसे कि देखो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर, ये जो है एक या एक से ज़्यादा लेयर रखता है, और ये कंपैक्टली अरेंज है किससे, सिमिलर सेल, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कवरिंग और लाइनिंग ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ मैनी बॉडी पार्ट्स। मतलब क्या करते हैं, देखो मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ और बहुत अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो ये एक या एक से ज़्यादा लेयर जो है अपने पास रखते हैं, या फिर इनकी होती है, एक या एक से ज़्यादा लेयर होती है इनकी, एक से ज़्यादा लेयर, और ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं सिमिलर सेल के साथ, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली कवरिंग, ठीक है, बाहर वाली कवरिंग और अंदर वाली कवरिंग को जो है ये प्रोवाइड करते हैं, लाइनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं, मतलब लाइनिंग कह लो या कवरिंग, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ये इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को, ठीक है, ऑफ मैनी बॉडी पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को जो है इंटरनल और एक्सटर्नल कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, आया इतना समझ में, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ छोटा सा दिया हुआ है कि ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नज़र मार लेते हैं, टिश्यू दिया हुआ है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सेम ओरिजिन, और सेम ओरिजिन भी कह सकते हैं, वैसे सिमिलर सेल भी कह सकते हैं, ठीक है, अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ये तो आप 9th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, ये अभी कुछ काम का नहीं है, मतलब काम का तो है पर इसकी डेफिनेशन तो याद ही हमें। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू टू बी फॉर्म्ड इन द एम्ब्रॉय एंड द फर्स्ट टिश्यू इज इवॉल्व द एनिमल किंगडम। ये एक पहला ऐसा टिश्यू है जो एम्ब्रॉय के अंदर जो है पाया जाता है, ठीक है, एम्ब्रॉय के अंदर पाया जाता है, और दूसरा ये किसके इवोल्व मतलब इन्वॉल्व या इवोल्व एनिमल किंगडम में पाया जाता है। एनिमल किंगडम में जो इनका नाम आया जाता है एपिथेलियल टिश्यू का, जो है एनिमल किंगडम में, जो पढ़े थे ना आपने 9th क्लास में एनिमल किंगडम सुने थे, तो उसके जो है उसमें इंक्लूड होता है ये नाम। तो भाई हमारा हो चुका था यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक पे आ गए थे हम।
तो कैरेक्टरिस्टिक पे कंप्लीट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है अब आगे, एपिथेलियल सेल आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एंड आर अरेंज्ड इन अ वन और मोर लेयर, यानी कि जो ये कंपैक्टली पैक्ड होते हैं और बहुत इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ, और ये एक या एक से ज़्यादा जो है लेयर में होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर, ये रहा, इट कंसिस्ट ऑफ वन, ये बताया था ना यहाँ पर, ये रहा। कमेंट भाई, ये रहा भाई, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ कंपैक्टली, ये था ना यहाँ पर। तो इसका अब ये यहाँ पर ये बताया गया है, देखो आपको बार बार बताया जा रहा है यहाँ पर कि epithelial cells are compactly packed with the intercellular matrix and are arranged in one or more layers। ठीक है, ये बताया गया भाई यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर बताया गया कुछ, द सेल्स ऑफ अ सिंगल लेयर epithelial tissue और द सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ multi-layered epithelial tissue always rest on a extracellular basement। देखो ये किसके ऊपर रेस्ट करता है, देखो यहाँ पर एक चीज मिल चुकी है आपको, रेस्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर, किसके, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है रेस्ट करता है। ठीक है, विच सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ये जो है ये सेपरेट करता है, किससे, अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू से जो है सेपरेट कर दिया है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन भी जो है दो टाइप की होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी, अपर लेमिना ना, बेसल लेमिना, और रेक्टेकुलर लेमिना। ठीक है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये नीट में पूछा गया हो ये क्वेश्चन, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ मेड अप ऑफ, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, ये भी सवाल उठता है। देखो पहला ऑप्शन है नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिडर्मल सेल ओनली, एंडोडर्मल सेल बोथ, सेकंड एंड थर्ड। तो अब इसका क्या आएगा, इसका आएगा भाई हमारा, इसका आएगा एंडोडर्मल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, एंडोडर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई नीट के लिए, इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, it consists of an outer thin layer of mucopolysaccharide and glucoprotein situated close to the epithelial cell and inner thick layer of collagen and reticular fibers। देखो इसका, देखो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फेसिस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये वाला पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फेसिस, ये वाला, आइदर ए बॉडी। देखो भाई इसमें जो मैं मेन जो लाइन है वो बता रहा हूँ बस, क्योंकि ये सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो इसमें मेन पॉइंट है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स आर अपसेंट इन द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स अपसेंट होती है। जो डिफरेंशिएट बिटवीन अगर करना हो ना एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, उसमें ये लाइन काम आती है। जैसे कि दे इंक्लूड टाइट जंक्शन टू स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंस। अब टाइट जंक्शन क्या होता है, टाइट जंक्शन देखो, एक होता है टाइट जंक्शन और एक होता है एदरिंग जंक्शन। देखो एक यहाँ पर लिखा हो ना, दे इंक्लूड टाइट जंक्शन टू स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए टिश्यू, एदरिंग जंक्शन। अब इसको मैं पूरे डायग्राम के साथ अभी बताऊंगा मैं आपको। तो भाई अभी हम क्या कर रहे थे, टाइप ऑफ सेल जंक्शन कर रहे थे, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि डायग्राम दिखाऊंगा, तो ये डायग्राम है भाई हमारे, पहला टाइट जंक्शन, दूसरा एंकरिंग जंक्शन के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर एक मिनट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एदरिंग जंक्शन और डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, और तीसरा होता है अपना गैप जंक्शन। अब ये क्या क्या काम करते हैं ये जरूरी है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल थोड़ा समझ लो ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये क्या एक्चुअली में है क्या। थोड़ा सा समझ लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो
यहां पर लिखा हुआ है टाइट जंक्शन इंटरलॉकिंग जंक्शन प्रोटीन्स। इस पे मत जाओ बिल्कुल भी, मैं आपको अपनी भाषा में समझा देता हूँ, सरल भाषा हिंदी में समझा देता हूँ कि टाइट जंक्शन असल में करते क्या। टाइट जंक्शन क्या करते हैं, जो टिश्यू के सब्सटेंस में आने जाने में जो लीकिंग होती है ना, अब ये समझ लो कि लीकिंग को रोकता है। कौन रोकता है लीकिंग को? जैसे कि मान लो एक तरीके से, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बस एग्जांपल ही दे रहा हूँ, रियलिटी मत मान लेना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका घर है भाई, घर पूरा 5 साल पुराना या 4 साल पुराना हो गया। अब एक दिन बारिश आई, ठीक है, बारिश आई बहुत जोर की और ऊपर से छत टपकने लग गई। तो छत टपकने लग गई तो बारिश खत्म हुई। आपने सोचा कि भाई छत तो टपकने लग रही है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, फिर बारिश आ जाएगी, फिर छत टपकने लग जाएगी। तो क्या किया उन्होंने, एक आपको पता ही होगा, एक डॉक्टर फिक्सिट नाम का कोई वो आता है केमिकल या फिर वो कुछ भी मसाला वगैरह कुछ भी कह लो आप, ठीक है, डॉक्टर फिक्सिट नाम का, या फिर मतलब डॉक्टर फिक्सिट को छोड़ो, चाहे सीमेंट या आपने कुछ मसाला वगैरह भाई आपने अपनी छत में डाला, और अगली बार जब बारिश आई तो उसने क्या किया, जो आपने मसाला डाला था उसने बारिश को रोक लिया, छत को टपकने नहीं दिया उस मसाले ने, लीक नहीं होने दिया। तो उस मसाले को क्या मान लो, वो मान लो कि वो मसाला टाइट जंक्शन था, कि टाइट जंक्शन ने लीक होने से बचा लिया। ठीक है, जो लीक होता है ना, जो लीक होती है उसको लीक नहीं होने देता, मतलब बारिश मान लो कोई चीज को लीक होने नहीं देता, बिल्कुल टाइट समझ लो ना, बिल्कुल टाइट बंद, बिल्कुल ऐसे बंद टाइट। ठीक है, अब जैसे कि मान लो, एक मिनट, मान लो कि ये एक कॉपी है, ठीक है, ये एक कॉपी है, और इस कॉपी में ये कॉपी, चलो कॉपी का एग्जांपल नहीं, कोई मान लो बोतल का एग्जांपल ले लेते हैं, बोतल का ले लो, ठीक है, एक मिनट, बोतल का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आदमी जो है बाल्टी ले खड़ा हुआ है, ठीक है भाई, ऊपर से छत टपक रही है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था टाइट जंक्शन का, वही यहाँ पर दिखाया गया कि ऊपर से छत टपक रही है। देखिए, ये देखिए छत टपक रही है भाई ऊपर से, ये देखिए ये टपक रही है भाई छत, ठीक है। और ये आदमी भाई जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, क्या हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। अब ये सोच रहा है कि क्या जुगाड़ लगाऊं। अब इसने क्या किया, इसने सीमेंट लगाई, देखिए, हाँ तो भाई यहाँ पर देखो, अब इसने क्या किया, अब ये सीमेंट इसने वर्कर्स रखे, इन्होंने कंप्लेंट की भाई हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे सीमेंट चोरी है, मतलब वो छत चोरी है। तो फिर इसने क्या करवाया, सीमेंट या फिर मसाला या फिर रिपेयरिंग करवाई अपनी, किसकी मदद से, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये सीमेंट है बहुत सारी, ठीक है, सीमेंट है, एक मिनट मैं कलर दूसरा बदल देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सीमेंट है, ठीक है। और ये सीमेंट क्या है, ये सीमेंट मान लो कि ये सीमेंट क्या आपका, ये है टाइट जंक्शन, एक मिनट, ये क्या है, ये है भाई टाइट जंक्शन है ये आपका, ये सीमेंट क्या है, ये है टाइट जंक्शन। अब ये समझ लो भाई, है ना, कि टिश्यू यानी कि क्या है, छत, टिश्यू क्या है, छत है, और सब्सटेंस क्या है, बारिश है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, और टाइट जंक्शन क्या है, सीमेंट जो है मदद कर रही है कि टिश्यू से कोई भी सब्सटेंस लीक ना हो। समझ में आई आसानी से बात, भाई समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अब, ठीक है। तो चलिए आगे का कर, हाँ जी भाई, तो फिर आगे फिर से, ठीक है। तो आपने समझ लिया टाइट जंक्शन क्या होता है कि भाई जो टिश्यू से लीकेज वगैरह ना होने दे, ठीक है, सब्सटेंस की। तो भाई अब मैंने बताया कि टाइट जंक्शन सीमेंट जैसा होता है, पर वो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, मतलब आपको अच्छी तरह से मतलब समझ में आया, पर वो सीमेंट नहीं था यार। हाँ मैंने एग्जाम्पल बताया, पर वो सीमेंट की तरह भी नहीं था,
मतलब वो ऐसे था कि वो कुछ चीज को लीक करने से रोक ले। डॉक्टर फिक्सिट मांग सकते हो आप, लेकिन सीमेंट नहीं मान सकते, ठीक है। आप उसको बस इस तरह से मान सकते हो टाइट जंक्शन को कि टिश्यू में से सब्सटेंस को लीक नहीं होने देता हो, ठीक है। और जो एदरिंग जंक्शन है उसको आप सीमेंट की तरह मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि एदरिंग जंक्शन क्या करता है, एदरिंग जंक्शन आपस में चिपकाने का काम करता है, ग्लू टाइप में जो है काम करता है, ऐसे काम करता है। जैसे कि 2 ब्रिक्स है ईंट, उसको चिपका दी, अब यहाँ पर ये बीच में स्पेस है, बीच में क्या होगा, एदरिंग जंक्शन आएगा, ठीक है। अब एदरिंग जंक्शन क्या करता है, सीमेंट लाइक परफॉर्मेंस जो है वो करता है, परफॉर्म करता है, और जो चिपकाने वगैरह का काम करता है कि वो आपस को जोड़े रखे, ठीक है जी। और गैप जंक्शन जो है अभी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है फटाफट हम पहले एपिथेलियल समझ लेते हैं। अगर गैप जंक्शन से रिलेटेड आगे कोई क्वेश्चन आएगा जब मैं आपको गैप जंक्शन बताऊंगा, पर अब जो है एपिथेलियल कर लेते हैं, क्योंकि टाइम जो है 20 मिनट हमने जो है निकाल दिया है, ठीक है। और 20 मिनट में कुछ हमने ऐसा किया भी नहीं है, पर पूरी डिटेल में करा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट आइए बढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू की तरफ। तो भाई यहाँ पर हम आ गए थे, है ना, यहाँ पर हम आ गए थे। यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया था कि इट शो ए वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन में वेरी हाई कैपेसिटी होती है इसमें, ठीक है जी। वैसे ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट जो डिफरेंट वगैरह के लिए इसमें आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देखिए ये है, जैसे कि ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू, दे इंक्लूड टाइट जंक्शन टू स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए टिश्यू, एदरिंग जंक्शन टू कीप नाइबरिंग सेल, मतलब इसके जो सेल जंक्शन वगैरह है। एंड द फ्री सरफेस ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड्स और द आउटसाइड एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर थिन लेयर ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये ठीक है। दे रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है, और ये कंपैक्टली पैक्ड होता है विद लीटर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और इसकी लेयर कितनी होती है, 1 और मोर लेयर होती है, ठीक है जी। ये 5-6 पॉइंट भाई डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन के बन गए एपिथेलियल टिश्यू के, तो फिर और क्या चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक, यही डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये आप याद रख लोगे तो आपको एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी कर लेना, ठीक है। नीट में या फिर बोर्ड के पेपरों में जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ सेल एपिथेलियल इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम के भी भाई अपने अपने वो होंगे, नखरे होंगे, तो सिंपल एपिथेलियम भी कहते हैं भाई अच्छा जी मैं सिंपल एपिथेलियम हूँ, ये कैसे पता चलेगा, मेरी पहचान क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वही हम पढ़ने वाले। और सिंपल एपिथेलियम के भी 3 पार्ट होते हैं, देखो यहाँ पर दिखा रखा है, पर उससे पहले हम जो है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल विच डायरेक्टली रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज अ लाइनिंग फॉर द बॉडी कैविटीज ट्यूब्यूस एंड डक्ट्स। देखो ए सिंगल लेयर, इसकी भी सिंगल लेयर, ए सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल विच डायरेक्टली रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू ही तो है, ये कोई उससे अलग थोड़ा ना है, उसी का तो पार्ट है। तो ये जब उसी का पार्ट है तो फिर ये भी तो किस पे लाई करेगा, मैंने बताया था कि ये मात्र एक ऐसा टिश्यू है जो किसी के ऊपर रहता है, अपने से ऊपर किसी को नहीं मानता ये, तो फिर ये भी तो उसी का टाइप है, ये भी तो उसी का खून है, एपिथेलियल टिश्यू का तो खून है ये, तो फिर ये कैसे किसी को ऊपर जाने देगा। ये भी किसके ऊपर रेस्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और इसका फंक्शन क्या होता है, ए लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज की जो है लाइनिंग, बॉडी कैविटीज के लिए जो है लाइनिंग करता है ये, ठीक है, और डक्ट्स के लिए भी करता है, ठीक है जी। हमने पता चल गया कि ये क्या, ये भी सिंगल लेयर है, ठीक है, और ये किस पे रेस्ट करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर करता है। और फंक्शन क्या है इसका, लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज एंड ट्यूबर्स एंड डक्ट्स, ठीक है जी। समझ में आ गया अब आपको, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि मेरा कैमरा जो है यहाँ पर है, देखो यहाँ पर कैमरा है मेरा, तो फिर मुझे स्क्रीन की तरफ ऊपर देखना पड़ रहा है।
सिंपल एपिथेलियल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। मैंने बताया कि भाई सिंपल एपिथेलियल जो है 3 टाइप्स में बांटा जाता है। जैसे कि सिंपल एपिथेलियल किस में बांटा जाता है? पहला बांटा जाता है हमारा स्क्वैमस, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। दूसरा बांटा जाता है क्यूबोइडल, तीसरा कोलुमनर। ठीक है, 3 टाइप में बांटा जाता है, स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर। ठीक है जी, स्क्वैमस एपिथेलियम पे आ जाओ भाई। अब स्क्वैमस एपिथेलियम का ये रहा भाई स्ट्रक्चर, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको हम समझेंगे। स्क्वैमस एपिथेलियम में वैसे सिंगल लेयर होती है और क्यूबोइडल, और इनकी शेप में भी जो है फर्क आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड of a single thin layer of flattened in cell with prominent centrally located nuclei, and the cell have irregular boundaries and usually appear polygonal in shape। irregular boundary मतलब बड़ा छोटा, यार ऐसे मान सकते हो। irregular इर आ जाए ना, मतलब ऐसे मान लो कि अलग उचटपटा, मतलब ऊपर नीचे अटपट, मतलब अलग अलग ढंग है। मतलब एक कोई कैसा एक कोई ऐसा, इर आ जाए मतलब एक कोई ऐसा एक कोई ऐसा, ऐसा मान लो। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ए सिंगल थिन लेयर होती है। थिन मतलब जो है इसकी पतली लेयर होती है, सिंगल होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसका ऐसी बाउंड्री होती है, इरेगुलर बाउंड्री होती है। ठीक है जी, हाँ। और इसकी शेप क्या है? पॉलीगनल शेप। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा पॉलीगनल कैसी होती है, देखो मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर पॉलीगनल शेप ये ऐसी होती है कुछ। इस टाइप की कुछ शेप होती है जो बनी नहीं मुझसे, एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ, देखिए। हाँ जी, इस टाइप की जो है पॉलीगनल शेप होती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भाई पॉलीगनल शेप। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पॉलीगनल शेप कहा जाता है, जो मैंने अभी यहाँ पर ये बनाई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ जो है पॉलीगनल टाइप की जो है शेप आपको दिख रही होगी। ठीक है जी, देखो स्क्वैमस एपिथेलियम कौन सी शेप का होता है? पॉलीगनल शेप का होता है। पॉलीगनल शेप ये होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर भी कुछ इस टाइप की जो है शेप बनी हुई है। एक बार मैं जूम करके देख लेता हूँ। देखो जूम कर लिया, और थोड़ा जूम करूँ तो, और ये लो, है ना, कितना जूम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये ऐसी है, एक मिनट, यहाँ पर ये ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, फिर ऐसी है, और फिर ऐसी है, फिर ऐसी है। तो ये क्या हो गया भाई? ये पॉलीगनल शेप ही तो है भाई, ध्यान से देखो। पॉलीगनल देखो, ऐसी शेप, थोड़ी, एक मिनट, यही शेप तो है इसमें। बीच में न्यूक्लियस है ना, बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना। ठीक है जी, तो इसमें कौन सी शेप, अगर आपके शेप पूछा जाए कि स्क्वैमस एपिथेलियम की कौन सी शेप होती है? पॉलीगनल शेप होती है। क्या होती है? ये सिंगल थिन लेयर होती है इनकी। ठीक है जी, और इरेगुलर बाउंड्रीज होती है इनकी, शेप पॉलीगनल होती है। 3 पॉइंट मिल गए आपको, 3 पॉइंट मिल गए। बता यार, और क्या चाहिए? स्क्वैमस एपिथेलियम से 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इट इज फाउंड इन टर्मिनल ब्रोंकलाई एंड एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ठीक है जी, ये भी बहुत ज्यादा पॉइंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं रेड पेंट से जो है कर देता हूँ। देखो यहाँ पर, इट इज फाउंड इन टर्मिनल ब्रोंकलाई। देखो यहाँ पर, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ब्रोंकलाई ऑफ द लंग्स ना, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखो, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, लिम्फ वेसल्स, बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल का आपने नाम सुना होगा, बोमैन कैप्सूल। बोमैन कैप्सूल आपको जो है 9th या 10th क्लास में पढ़ाया गया था। बोमैन कैप्सूल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये बोमैन कैप्सूल है। ये किस में है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में है भाई ये। देखो यार, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में जाइए, क्या है? बोमैन कैप्सूल है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में। ये आपको दिख रहा होगा, ये रहा भाई, यहाँ पर है। ठीक है जी, बोमैन कैप्सूल यहाँ पर ये किस में पाया जाता है? देखो आपने देखा ही, अभी मैंने बताया कि बोमैन कैप्सूल क्या है। ठीक है भाई, कहाँ पे थे हम? बोमैन कैप्सूल मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने नेफ्रॉन का डायग्राम भी दिखाया आपको कि भाई बोमैन कैप्सूल किस में था? नेफ्रॉन में। और उसमें क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि अब यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग एक्सचेंज बाउंड्री इन द बॉडी फॉर द डिफ्यूजन फॉर ऑफ सब्सटेंस। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक मिनट,
ये भी इम्पोर्टेंट है भाई आपके लिए। इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग एक्सचेंज बाउंड्री इन द बॉडी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है भाई, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है, इसको भी भाई याद कर लेना। ठीक है जी। देखो जो चीज़ मैंने समझाने की थी वो मैंने समझा दी, और जो चीज़ मुझे नहीं लग रही थी कि भाई ये समझानी नहीं है या फिर आप खुद कर सकते हो, देखो बाकी मैंने सारी चीज़ करा दी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है, वो चीज़ मैंने जो है करा दी है। और जो चीज़ मैंने नहीं कराई वो बस आप एक बार अपने माइंड में दोहरा लेना, मतलब एक बार अपने माइंड में रख लेना, सेट कर लेना, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, बस एक बार ऐसे कर लेना। हाँ भाई, अगर आगे बाई चांस आ जाए तो आपको याद रहे कि भाई ये चीज़, हाँ ये थी। ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया। अब आगे क्या भाई, क्यूबोइडल एपिथेलियम। हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम का हमको यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया हुआ भाई, वह शानदार डायग्राम है भाई ये तो। ठीक है जी। माइक्रोविली के बारे में बताएंगे अभी। ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन के मैंने आपको पार्ट बताए थे। बेसमेंट मेम्ब्रेन के पार्ट है बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना। ठीक है जी। अच्छा, अब क्यूबोइडल लेमिना क्या होता है? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक, क्या 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 क्या, क्यूब लाइक सेल भाई, क्यूब लाइक सेल, यानी कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या था? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पोलीगनल शेप थी। और इसमें कौन सी शेप है भाई? देखो, क्यूब लाइक सेल। ठीक है जी, क्यूब लाइक है। लेकिन ये क्या, ये क्या है? द सेल हैव प्रोमिनेंट सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड न्यूक्लाई एंड अपीयर पॉलीगनल इन सरफेस व्यू। भाई ये तो पॉलीगनल भी आ गया है भाई, ये पॉलीगनल भी। लेकिन ये ध्यान से सोचो, ध्यान से पढ़ो भाई, अपीयर इन पॉलीगनल व्यू, सरफेस व्यू में पॉलीगनल है। लेकिन यहां पर देखो आप, यहां पर ये क्या बन रहा है? यहां पर ये क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है भाई, ये देखो क्यूब बन रहा है यार। क्यूब कैसे बनता है? देखो मैं यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ, अगर मुझसे बनता है तो। ऐसे बनता है क्यूब, ऐसे बनता है। देखो भाई यहाँ पर ये क्यूबलाइक है भाई, यहाँ पर ऐसा ही कुछ शेप बन रही है ना? बस इसकी थोड़ी इस टाइप से शेप है, इस टाइप से थोड़ी सी। ये जो ये सिरा ना, यहाँ पर न्यूक्लियस दिखा रखा है आपको, है ना? नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखा रखा है न्यूक्लियस। यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, ये रहा न्यूक्लियस, यही है ना न्यूक्लियस, यही है ना? तो समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पर कैसी शेप बना रखी है। ये छोटा सा अजीब लग रहा है, लेकिन इसमें क्यूबी लाइक वो है, शेप है। ठीक है जी। द सेल हैव प्रोमिनेंट सेंट्रली लोकेटेड राउंडेड न्यूक्लाई। अब न्यूक्लाई कहाँ पर है? इसके राउंडेड गोलाई के बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पर। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें और इसमें कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए जी आप, यहाँ पर इसके सेंटर में था ना, इसके, ये स्क्वैमस एपिथेलियम का दिखा रहा हूँ मैं, स्क्वैमस एपिथेलियम का डायग्राम, स्क्वैमस एपिथेलियम का सिंपल स्क्वैमस। अब इसके सेंटर में था भाई न्यूक्लियस, और उसके कहाँ पर है? ध्यान से देखो भाई, ध्यान से, इसके कहाँ पर है? इसके तो यहाँ पे है, होना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पर होना चाहिए? उसके कहाँ पर है? उसके है यहाँ पर, लेकिन होना चाहिए था यहाँ पर। अरे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का यहाँ पर है, लेकिन क्यूबोइडल एपिथेलियम का यहाँ पर है। ठीक है, आई बात समझ में? और पॉलीगनल सरफेस व्यू क्यों दिखा रखे? क्योंकि यहाँ पर देखो, सरफेस व्यू, ऊपर का व्यू देखो, यहाँ पर क्या कैसे दिखा रखा है? ये रहा भाई पॉलीगनल शेप। अब आ गया होगा आपकी समझ में? ठीक है, पॉलीगनल शेप। ठीक है, कैसी होती है पॉलीगनल शेप? ऐसी होती है जी। हो, मैंने थोड़ी सी गलत बना दी हो तो भाई माफ कर देना। ठीक है, कुछ इस प्रकार की होती है। शेप पे मत जाओ भाई यार, पॉलीगनल शेप, ये तो बस मैंने ऐसे ही बना दी थी फन के लिए, पर इस शेप पे मत जाओ। आपको यहाँ पर तो दिख गया होगा यहाँ पर कैसी शेप है, हाँ?
ठीक है जी, क्यूब लाइक शेप है इसकी और सरफेस व्यू कैसा है, पॉलीगोनल। इट इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूबलेट्स एंड थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेरल लूप। ठीक है जी, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये लाइन याद रख लेना, थिक सेगमेंट ऑफ डिसेंडेंस लिम्ब ऑफ हेरल लूप, ascending lahinal loop and distal tubulus of nephron of kidneys part of inner ear। ये 3-4 लाइन याद रख लेना इसमें। और ये क्यूब लाइक सेल्स अपर और सिंगल लेयर इसकी भी, ठीक है जी। रेस्टिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है ये भी, ठीक है जी। और इसका न्यूक्लाई किस पे, लोकेटेड राउंडेड न्यूक्लाई, ठीक है जी। अब आप कहोगे कि भाई माइक्रोविली तो बताया ही नहीं, माइक्रोविली क्या होता है भाई, माइक्रोविली बताना है तुमको। माइक्रोविली नीचे एक बार मैं देख लेता हूँ माइक्रोविली कैसी होती है भाई। माइक्रोविली कुछ इस प्रकार की होती है, मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ। इस प्रकार की होती है माइक्रोविली। रफली डायग्राम बना रहा हूँ, कभी ऐसे कह दो कि भाई ये कैसा बना दिया भाई सर जी ने, रफली डायग्राम बना रहा हूँ बस मैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम माइक्रोविली, इसको माइक्रोविली कहते हैं, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं, माइक्रोविली। आगे होगा समझ में आप, माइक्रोविली। देखो फिंगर है ना, फिंगर, ये भले ही 4 बना दी मैंने। देखो फिंगर किसके कह रहा है, जैसे कि ये मेरी, ये है फिंगर मेरी, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इतना हिस्सा देखो, ये अब मैंने ऐसे याद कर लिया, तो फिर ये हिस्सा, ये मेरा, ये इतना, इससे ऊपर वाला ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो ये किसका भाई, ये किसका, ये देखो मैंने अब ऐसे ही मिला दिया, तो फिंगर लाइक ही तो, ये फिंगर लाइक ही तो है, फिंगर लाइक है, ठीक है जी। माइक्रोविली कुछ इस प्रकार की होती है। Of cell present at the free surface of various cell for increasing their surface area, often giving a brush border appearance। brush border, अरे भाई देखो भाई, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रश बॉर्डर। भाई एक नया वर्ड आया हमारे सामने, क्या आया, ब्रश बॉर्डर आया। अब ब्रश बॉर्डर क्या, इसको भी अभी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट अभी पढ़ने वाले हैं अभी, ब्रश बॉर्डर क्या होता है, या फिर ब्रश बॉर्डर का नाम किसको कहा जाता है ब्रश बॉर्डर के नाम से, तो फटाफट हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर कुछ ये ऐसी चीजें हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम से रिलेटेड है। ये क्या चीज़ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, मतलब लोकेशन फंक्शन वगैरह इसके क्यूबोइडल एपिथेलियम की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं आपको क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, और मतलब सारे कनेक्टिव मस्कुलर नर्वस टिश्यू सबकी एक लास्ट में डेढ़ घंटे के करीब वीडियो डालूंगा, लास्ट में 1-2 हफ्ते के बाद। तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड करूंगा कि इसकी लोकेशन फंक्शन डिफरेंशिएट, मतलब एक पूरी टेबल सी बना के आपकी जो है वीडियो डालूंगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो अभी इस पे ध्यान मत देना, अभी जितना करा है उसको रिवाइज करो, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई। अभी स्कूल स्टार्ट हुए करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी स्कूल वाले भी इतना बर्डन नहीं डालते होंगे, लेकिन जितना अभी करा रहे हैं उतना कर लो, ठीक है ना। तो भाई अब आ चुके हैं हम कोलुमनर एपिथेलियम पे। देखिए जी, अब जो है ज़्यादा टाइम वो नहीं करेंगे हम, अभी कितने हो चुके हैं, स्क्वैमस हो गया हमारा, क्यूबोइडल हो गया हमारा, कोलुमनर, अब कोलुमनर तक करेंगे, फिर उसके बाद सिलिएटेड और सीओडो स्ट्रेटिफाइड जो रह चुके हैं, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी कोलुमनर तक कर लेते हैं, ठीक है। कोलुमनर तक फटाफट 45 मिनट की वीडियो हो जाएगी, कोई इनफ है, ठीक है, इतना कोई कुछ नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा यार लंबी वीडियो हो जाती है, और अभी इतना पढ़ लोगे इतना अच्छा है, ठीक है जी। कोलुमनर एपिथेलियम, इट इज अ कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल अरेंज साइड बाय साइड लाइक अ कॉलम। 1 मिनट में पेन चला लेता हूँ थोड़ा अपना, वरना कहोगे कि भाई क्या कर रहा है ये, नया चैनल है यार, सपोर्ट कर दो, ठीक है जी। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल अरेंज साइड बाय साइड लाइक अ कॉलम। कॉलम है भाई, कॉलम समझते हो। द न्यूक्लाई लाई एट द बेस ऑफ द सेल। अब आप कहोगे कि भाई डायग्राम दिखाओ तभी तो समझ में आएगा, डायग्राम दिखाओ, डायग्राम ले लो भाई आप, डायग्राम
ये लो जी डायग्राम पढ़ो आप, 1 मिनट। डायग्राम यहाँ पे है, डायग्राम जी हमारा। कॉलम 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 समझते हो ना, ऐसे 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 ऐसे। कॉलम कॉलम मतलब कि एक कॉलम बना दिया, एक कॉलम बना दिया, एक कॉलम बना दिया। तो यहाँ पर देखो ये क्या बना रखे, ये कॉलम है, 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 ये कॉलम है। बढ़िया भाई। अच्छा ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। देखो अब एपिथेलियल का खून है तो सभी एपिथेलियल ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करता है, तो ये भी तो एपिथेलियल का खून है, उसी का तो टाइप है ये, तो ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेगा। ठीक है, और इसका न्यूक्लियस कैसा है देखो मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो अभी मैं पढ़कर बता देता हूँ। द न्यूक्लियाई लाइट एट द बेस ऑफ द सेल। न्यूक्लियाई किस पर लाई कर रहा है, सेल के बेस पर लाई कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज कंपाउंड सिंगल, भाई ये भी सिंगल लेयर कर रहा है भाई। ठीक है जी, ये भी सिंगल लेयर कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात, आपने डायग्राम भी देख लिया। तो जी आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड बाइल्स डक्ट, द कोलुमनर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक। अरे फिर से यार पेन चलाना भूल गया, लो आपके लिए पेन चला देते भाई लो। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट। बाइल डक्ट आपने सुना होगा, बाइल डक्ट, बाइल जूस है, सुना होगा बाइल डक्ट एंड बाइल जूस, उसमें 10th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, बढ़िया बात है। द कोलुमनर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन म्यूकस। सबको पता है भाई ये म्यूकस, म्यूकस 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 समझते हो क्या? म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम, गोबलेट सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको यहाँ पर ध्यान में रख लेना। ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम, म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूकस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं तो क्या कहोगे, म्यूकस मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, गोबलेट सेल्स को भी कह सकते हैं हम। जैसे कि आप पूरी लाइन बोल देना। ठीक है, कोलुमनर एपिथेलियम ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग सेल ब्रैकेट में गोबलेट एंड आल्सो कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बात आती है कि आपने पढ़ा था ब्रश बॉर्डर। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है जी, यहां पर मैं लिख देता हूं जरा, ब्रश, 1 मिनट यार, 1 2 ब्रश बॉर्डर। ठीक है जी, अब ब्रश बॉर्डर, कोलुमनर एपिथेलियम को ही हम जो है ब्रश बॉर्डर कहते हैं। हाँ जी, कोलुमनर एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, ब्रश बॉर्डर कहते हैं, जो आपने पढ़ा था ऊपर। ठीक है जी, ये देखिए आपको लिखा होगा द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द इंटेस्टाइन एज माइक्रोविली ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फॉर इंक्रीजिंग। किसके लिए इंक्रीज करता है, अब्जॉर्प्शन के लिए, जो अपना सरफेस एरिया जो है बढ़ाता है। माइक्रोविली या ब्रश बॉर्डर मतलब आप समझ लो कि ये अपना सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है किसके लिए, अब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। कोलुमनर एपिथेलियम फॉर्म द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो कोलुमनर एपिथेलियम क्या करता है, फॉर्म्स द ग्लैंडुलर ग्लैंड्स एपिथेलियल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। किसके अंदर, किसमें फॉर्म किए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक लोबुलस। ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार मेरे हिसाब से, पर ये कर लेना कि इट मेनली हेल्प इन सिक्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इट मेनली हेल्प इन सिक्रेशन। हाँ जी, इट फंक्शन इज सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, तो भाई अब आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अभी जल्द से जल्द बताओ, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, नई वीडियो बना दूंगा। कुछ डाउट है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सिलिएटेड एपिथेलियम करेंगे और फिर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं फिर भाई अगली वीडियो में। भाई नया चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, और कैसा मैं पढ़ाता हूँ वो बता देना, एक्सपीरियंस कैसा आपका, और कमेंट बॉक्स में बताना कि इसी टाइप से पढ़ाऊँ या दूसरे टाइप से बोर्ड पे पढ़ाऊँ, किससे पढ़ाऊँ, फटाफट बता देना भाई। ठीक है जी, तो भाई लाइक कर देना, अच्छी लगी तो वीडियो, कमेंट में बताना कुछ डाउट है तो।
बाय बाय।